नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें अनकही, राजधानी टुडे की तरफ से राजधानी टुडे चैनल में जो एक शानदार चैनल कार्यक्रम चलने वाला है बातें अनकही। आज बातें अनकही में हमारे साथ हमारे अतिथि हैं श्री जयजीत चौधरी जी और हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इनका नाम है जॉय जीत, यानी कि जॉय को खुशी को जीतने वाले। और जैसा इनका नाम है वैसे ही उन्होंने इस चीज़ को सार्थक किया है। हमेशा इनका चेहरा मुस्कुराता रहता है। किसी भी तनाव में होते हैं तब भी ये चेहरा इनका मुस्कुराता रहता है। नमस्कार, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अरुणाचल यू और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। है तो वही नहीं है ना सर? नहीं, बहुत ज़्यादा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन से कभी सुनने को नहीं मिला। मीठा भी मीठा नहीं बोलेंगे, कुछ शुगर नहीं होगा। हाँ, हाँ, हाँ। आगे भी कभी। हाँ, आपने अपने नाम को सार्थक किया है और बड़ा यूनिक आप काम कर रहे हैं। आजकल के टाइम में जो स्टार्टअप्स हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस जो युवा उद्यमी हैं, बिल्कुल, वो कोई आईटी के ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल। कोई ट्रैवल पे काम कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन पे काम कर रहा है। उसके बाद उस सब चीज़ों से निकल कर जो आपका काम है एग्रीकल्चर, बिल मेरी एक बात किसी व्यक्ति से हो रही थी, तो सब कल्चर पे बात होने लगी। अच्छा, उसने कहा हिंदुस्तान में कल्चर के नाम पे सिर्फ़ एग्रीकल्चर है। बिल तो उसी पे आप काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर, आज आपका स्वागत है। और मैं पहला सवाल जो आपको पूछना चाहता हूँ कि आपने जो एजुकेशन ली वो शायद आर्ट साइड से ली, बिल आर्ट साइड से एजुकेशन ली, ग्रेजुएशन की आपने और उसमें जो तमाम वो हिस्ट्री और ये बाकी के सब्जेक्ट पढ़े होंगे आपने। वही। लेकिन एग्रीकल्चर में किस तरह से आप कूद के आए और एग्रीकल्चर में आपने इतना काम किया, इतना काम आप कर रहे हैं, आप लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। वैसे आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं एग्रीकल्चर के भी ऊपर काम करूँ? पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए और इतनी इज़्ज़त देने के लिए सेकंड। आप उस लायक हैं। सेकंड है कि मेरे बचपन त्रिपुरा में गुज़रा, मैं पढ़ाई-लिखाई वहाँ से किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मैं औरंगाबाद आया, महाराष्ट्र में। तो जब मैं वहाँ आया तो वहाँ मैंने बहुत नज़दीक से एग्रीकल्चर को देखा क्योंकि वहाँ के लोग जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं और मैं कई प्रोग्रामों में कॉलेज की तरफ से मैं बीर गया, जलगाँव गया, जहाँ ड्रॉट इफेक्टिव था और आज भी है। और वहाँ के किसानों का हालत देखा, वहाँ का पोजीशन को मैं समझा। फिर मेरे कॉलेज के पीछे भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ के जो दोस्त थे, तो वो भी जब चाय पीने जाते थे, कैंटीन में जाते थे, वो मिलते थे। मेरी बड़ी इच्छा तब जागी जब मैं सेकंड ईयर में आया तो कि मैं भी एग्रीकल्चर में अगर शायद चांस मिलता तो मैं वहीं पढ़ता। उतनी ज्ञान तो थे नहीं, स्ट्रीम के बारे में पता नहीं था, तो जो भी है, लेकिन मेरी दोस्ती बहुत अच्छी उनके साथ हो गई। फिर उनके साथ मैं टिश्यू कल्चर लैब जाना, चीज़ों को देखना, फिर वो लोग जो नए-नए इन्वेंशंस कर रहे हैं, मैं अपने सब्जेक्ट से हट के उनके साथ हो गया ज़्यादातर। तो उनके साथ सीखना शुरू किया। तो वो एक बेसिक ट्रेनिंग मेरे उनके साथ हो गया। फिर जब मैं जलगाँव भी एक बार विज़िट किया तो मुझे लगा लोग यार इतने मतलब इतने ज़्यादा नीडी है, तो मुझे लगा कि ये तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल से भी ज़्यादा नीडी है और क्योंकि वहाँ की हालत तब तो बहुत ही ख़राब था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसीज़न किया कि चलो मैं इसमें देखता हूँ कि क्या है? कैसे लोगों की उसमें तरक्की हो, कैसे लोगों का एग्ज़ाम भरे और चीज़ों को पहले तो मुझे मैकेनिज़्म समझना था क्योंकि देखिए साइंस एक अलग चीज़ है, बिज़नेस एक अलग चीज़ है। बिज़नेस करना है या बिज़नेस किसी को सिखाना है या उसके लिए फंड रेज़ कराना है, तो उसके मैकेनिज़्म सीखना पड़ेगा कि मैकेनिज़्म क्या है। चलो उसके बाद तो ग्रेजुएशन मेरा खत्म हो गया, तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया और भी बिज़नेस मेरा साथ हमेशा चलता था। जब मैं वहाँ पे था तब मैं नासिक वगैरह विज़िट किया, वहाँ से अंगूर का बिज़नेस कैसे होता है, उससे वाइन कैसे बनता है, वो सब विज़िट मैं करता था हमेशा। हाँ जी। फिर मिर्च के खेतों में, प्याज़ के खेतों में, मंडियों में, मैं मतलब टाइम मिलेगा तो मैं मतलब ये ऐसे काम है आप आपको आपको मतलब मैं किसी सब्ज़ी बाज़ार में होऊँगा, किसी मछली मार्केट में होऊँगा, अगर टाइम मिलेगा तो। तो मैं उस चीज़ों को जानना चाहता हूँ। हमेशा मेरा एक एग्रेसिव नेचर रहा है कि चीज़ कैसे होता है वो पहले जान और जब से फिर दिल्ली आया तो फिर थोड़ा थोड़ा बहुत राजनीति भी सीखने लगा। तो उस टाइम इस तक तक यहाँ तक तो राजनीति का टच नहीं था। हालाँकि मेरे फैमिली के लोग काफ़ी एक्टिव था पॉलिटिक्स में थे। मेरे फादर भी काफ़ी ये थे, मेरे ग्रैंडफ़ादर भी। लेकिन मेरे उतना इंटरेस्ट नहीं जागा। मैं काफ़ी राजनीति के लोगों से मिला-जुला और मेरे दिल्ली में भी जो दोस्त बने पहले स्टार्टिंग में, तो वो भी सब राजनीति फील्ड से था। तो लेकिन मेरे राजनीति में उतना इंटरेस्ट नहीं जागा। मैं हमेशा पूछता था कि भई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? कॉलेजेस कहाँ है? उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में टैक्स पे। तो उसके बाद मैं जब लौट गया, तो उस टाइम भी मेरा पूरा इंटरेस्ट उसी में था। फिर कुछ क्लाइंट्स मुझे ऐसे मिल गए
जो एग्रीकल्चर इनकम से इनकम टैक्स बचाना चाहते थे। तो फिर घूम फिर के मैं उसी में बार-बार भगवान मुझे खींच रहा था कि इस चीज़ को भी समझो। तो मैं 3-4 साल उस चीज़ को भी समझा। उसके बाद फिर बिल्कुल मैं पूरा इंटेंशनली हो, नॉन इंटेंशनली हो, जो भी है मैं पूरा उसमें कूद गया कि भई अब इस चीज़ को करना है। इसी चीज़ को करना है और जो इनकम के लिए जो चाहिए थोड़ा बहुत काम करना है, लेकिन इस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना है। फिर उसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। काफ़ी डिपार्टमेंट, काफ़ी लोग फिर मिलने शुरू हुए और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको पहले बताया, वो बच्चे भी आगे बड़े-बड़े पोस्ट में चले गए। फिर मेरे जो दोस्त थे, वो भी पॉलिटिकल सर्कल में बहुत बड़े-बड़े पोस्ट में गए। तो एक माहौल बनता गया। मुझे जैसा लगता है कि भगवान बार-बार बोल रहा था कि तुम इसमें आओ, इसमें काम करो। अब इसमें हाँ, इसमें तुम्हारा ज़रूरत है। तो इसी तरह शुरू हो गया चीज़ें। एक सीरियस सवाल से वो हट के एक सवाल है, क्या ऐसी वजह है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं? नहीं, हाँ, मुझको तो हमेशा मुझमें है। अभी तो मैं डॉक्टर दिखा कि मेरे को हाइपरटेंशन है, डॉक्टर ने बोला हैदराबाद में। तो फिर ऐसे कैसे कि आपको आप खुश भी रहते हो, हाइपरटेंशन भी है, पता नहीं काम का लोड ज़्यादा है? नहीं वो तो आपको भी आपका भी ऐसा है। आप तो मैंने देखा है अभी जब हम बॉम्बे विज़िट करके आए तो आप मैंने देखा कि आप 3 बजे उठ जाते हैं और 12 बजे सोते हैं। तो इतना कर्मठ आदमी फिर भी आप भी मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा कि नहीं कि आप शर्माते नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा एक और मैं बहुत सीरियस मज़ाक से हट के कि जिस भी व्यक्ति स जो भी व्यक्ति आपसे मिलता है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी है, वो बहुत खुश होता है और उसको उसके अंदर हमेशा जिज्ञासा रहती है कि मैं दादा से कैसे मिलूँ? तो ऐसा क्या है आपने ऐसा क्या क्या ऐसे संस्कार आपके अंदर है या क्या ऐसी आपकी पृष्ठभूमि है, जिसे व्यक्ति मिलने के बाद दोबारा मिलने की कोशिश होता है? मैं थोड़ा ये सवाल मेरे ज़हन में था, तो मैंने सोचा अकेले पूछने से अच्छा है कि पब्लिकली आपसे एक चैनल के माध्यम से पूछ लिया जाए। सर ये तो मेरी मदर ही कह सकती है। मैं क्यों ऐसा हूँ? क्योंकि मैंने कभी उस तरह से देखा नहीं। मैंने हमेशा चीज़ों को ह्यूमैनिटी की नज़र से देखा, प्यार से देखा। कभी किसी को गलत सलाह नहीं दी आज तक। जो भी मेरे साथ रहे होंगे या जो बिछड़ गए होंगे, जो गुज़र गए होंगे, सबको पता है चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मेरे हम उम्र के लोग हों। मैंने जब भी बिज़नेस किया या जो भी काम किया मैं हमेशा ये चाहा कि सब लोगों की तरक्की हो, खाली मेरी तरक्की ना हो। जैसे लोग सोचते हैं कि अच्छा ये आइडिया मिल गया, चलो मैं जयजीत को निकाल देता हूँ, मैं करता हूँ। अगर उसमें ऐसी सोच आ जाता है तो मैं खुद ही उससे अलग हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे जो दिया और ये हम जब जीते हैं, आप देखिएगा एक इल्यूशन होता है। एक इल्यूशन क्या है, जैसे बचपन से भी जवानी में आए, जवानी के बाद फिर हमने शादी किया। शादी के बाद फिर एक इल्यूशन में हम जीते हैं। फिर 40 साल जब हो गया, उसके बाद फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर उनके भी आगे फैमिली चलता है, तो जो मेरे फादर पेरेंट्स है, वो भी बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जिनको मैंने दादा-दादी की तरफ से देखा या नाना-नानी के, वो भी गुज़र गए। तो एक मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम एक इल्यूशन है। अब यहाँ पे आए हो, कुछ ट्रेनिंग के लिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए, जो ऊपर वाले को ज़रूरत है। तो मुझे लगता है हमेशा आपको काम करते रहना चाहिए। काम में कोई भी 1 मिनट भी आपको इंटरवल देना नहीं चाहिए। लोगों से मिलते रहना चाहिए और लोगों को हमेशा अच्छी सलाह देना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये जो एग्रीकल्चरल जो इनकम है, जो हमारे भारत के एग्रीकल्चर का सिस्टम है, तो हमारे एग्रीकल्चर में जो किसान खेती करता है, तो उसको जो इनकम टैक्स में तो रिबेट मिलता है या मेरे को लगता है शायद इनकम टैक्स नहीं होगा। तो क्या वजह है ऐसी कि उनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है? वजह ऐसी है देखिए, ये जो हमारा कोर सेक्टर है, आप जैसे बोल सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है। अगर एग्रीकल्चर को हम देखें तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अभी एग्रीकल्चर टच नहीं करता ऐसा कोई चीज़ नहीं। अभी देखिए डीजी एग्री भी आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया डिजिटल एग्रीकल्चर। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सारा चीज़ है, बिज़नेस है, शेयर मार्केट है, जी। पेप्सी है, कोका कोला है, हमारा पैकेट फूड है और दिनचर्या में जो 4 चीज़ें लगती है हमें, उसमें से तो 2-3 चीज़ें तो एग्रीकल्चर से आता है। एक खाली एंटरटेनमेंट को छोड़ के, हाँ, मोबाइल को छोड़ के। तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आज इथेनॉल भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रेडी हो रहा है। बायोफ्यूल भी एग्रीकल्चर फील्ड से आ रहा है। आप अगर सोने से लेके सुबह उठने तक या सुबह से लेके रात तक आप जो भी खाना खाते हैं सब एग्रीकल्चर ही ऑफ है। और अगर आप टैक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि टैक्स में क्या डिबिट है, क्या सब्सिडी है, देखिए हर गवर्नमेंट का अपना एक प्रोग्राम रहता है और हर एक चीज़ रहता है। गवर्नमेंट का खाली काम ये नहीं कि टैक्स कलेक्ट करे और पैसा बढ़ाए। गवर्नमेंट का होता है वेलफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट ने देखा अगर बड़े किसान
कोई लार्ज किसान, कोई छोटे किसान, कोई जो लार्ज क्वांटिटी में खेती करते हैं, एकड़-एकड़ में, तो उनको कुछ छूट दिया जाए तो वो लोग को इंटरेस्ट होगा। उसमें खाली उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसमें अगर जो काम करेंगे, जो लेबर है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, सबको फ़ायदा होगा। खाली इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्ट करना तो गवर्नमेंट का उद्देश्य नहीं है, कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का हमेशा ये रहता है कि हम टैक्स तो कलेक्ट कर रहा है, लेकिन हमारे यही टैक्स तो जनता के पीछे खर्च हो रहा है। अगर कोई ऐसा करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रहा है और खेती अच्छा हो रहा है, कार्बन क्रेडिट हो रहा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में हमेशा आगे है। चाहे सब्सिडी हो, चाहे आपसे ना लेना हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब शरद पवार जी जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे, तब से मैं एग्रीकल्चर को काफ़ी नज़दीक से देख रहा हूँ। और जब मैंने कंसल्टेंसी की, उस टाइम भी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा, कहीं सुप्रीम कोर्ट के केस, कहीं हाई कोर्ट के केसेस पढ़ा, तो मुझे ये समझ में आया कि गवर्नमेंट का उद्देश्य खाली टैक्स कलेक्ट करना नहीं है। कैसे? गवर्नमेंट का उद्देश्य है वेलफेयर, कैसे लोगों की तरक्की हो, कैसे हमारा जीवन का मान बढ़े। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर पॉलिसी या जो भी गवर्नमेंट चला रहा है, हुँ। तो वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी, उस पॉलिसी पवार साहब ने इतनी अच्छी ला के दिया, आईसीआरए और केवीके तो पूरी इंडिया में उसको फैलाया। हर एक गवर्नमेंट का अपना-अपना रोल है, हर एक गवर्नमेंट का अपना-अपना उद्देश्य है, उससे फुलफिल होता है। एक सवाल है आपसे, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं? कैसे काम कर सकते ये अगर आप इंडिविजुअल के लिए प्रश्न करते हैं, तो उसपे तो ह्यूज स्कोप है। कुछ एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए स्कोप है, कुछ जो खेती-बाड़ी करते हैं उनके लिए स्कोप है, कुछ महिला वुमेन एंटरप्रेन्योर होता है उनके लिए स्कोप है। गवर्नमेंट ने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट ने करीब-करीब 127 स्कीमें चला के रखा है। ऐसा हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग-अलग डिपार्टमेंट में, जैसे आप रूरल डिपार्टमेंट में जाइए तो एक आजीविका प्रोजेक्ट्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए। कई डिपार्टमेंट है, कई इंस्टीट्यूट है, कई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो काम कर रहा है। अब जैसे मैंने पहले आपको बोला कि आईसीआर है, केवीके है, अटारी है, कृषि विज्ञान केंद्र का भी काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे चीज़ें पहुँचे, एग्रीकल्चर के सवालों को पहुँचे। और अगर आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए एक स्कीम है, एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन सेंटर, जिसको हम एसी एबीसी स्कीम बोलते हैं। तो एसी एबीसी स्कीम में जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो आरकेवीआई सेक्टर में जो यूनिवर्सिटीज़ है या जो आपके आईसीआरए के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, तो उसको वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है मैनेज हैदराबाद में, यहाँ सीसीएस नियाम है जयपुर में, तो ये लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। या फिर गुवाहाटी में अगर से रीजनल ऑफिस है, बॉम्बे में भी रीजनल ऑफिस है, तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में इनकी पहले ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको 25 लाख रुपया का एलोकेशन हो गया। दैट इज विदाउट एनी इंटरेस्ट और कोई रिटर्न भी नहीं करना। दिस इज वन टाइम ग्रांट। अगर आप बहुत अच्छी तरह उस काम को करते हैं, सपोज मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बोलता हूँ कि आपने बी कीपिंग पे कोई ट्रेनिंग लिया है एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट, और आप मिलिटेंट पे काम करना चाहते हैं जो आपके फैनम से तैयार होता है, तो अब उसके लिए आप कोई प्रोग्राम डालना चाहते हैं, बॉक्सेस डालना चाहते हैं, कहीं लोगों को और जोड़ना चाहते हैं, तो एट ए टाइम आपको 25 लाख रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस स्कीम में देता है। उसके लिए आपका 3 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सर्टिफाई करता है, बैंक से ये पैसे एलोकेट होता है। अगर आप बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे भी आपको एलोकेशन जारी रहता है, पैसे गवर्नमेंट को चलता रहता है, देते रहता है, अप टू 3 करोड़ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। एक तो ये है, ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। दूसरा स्कीम जो आपका स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कई कंपोनेंट्स हैं। जैसे डीपीआर कंपोनेंट एक है, जिसमें आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को डाल सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको एलोकेशन देता है, वो भी विदाउट इंटरेस्ट होता है। और भी आपकी खेती में कोई पंप चाहिए, कोई मोटर चाहिए, कहीं सोलर सिस्टम चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप एक स्कीम का नाम है पीडीएमसी, पार्ट ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें आप गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सब्सिडी रेट में मशीनरी की सप्लाई करता है। तो एक पीएमएफई है, तो उसमें भी आप बैंक, हर बैंक में एक पीएमएफई काउंटर खुला हुआ है। हर एक बैंक का जो इस स्कीम को चलाता है, लेकिन ये स्कीम जो है बैक एंड सब्सिडी है। जैसे आपको कोई फैक्ट्री डालना हो, तो आपने फैक्ट्री का पूरा रेडी कर लिया, मशीनरी डाल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 40%, 50%, नॉर्थ ईस्ट में हो तो 70% डाल देता है। तो इस तरह से है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की भी अलग-अलग स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में आप कोई अच्छा पैकेजिंग यूनिट डालना चाहते हैं, कहीं प्रोसेस करना चाहते हैं, मीट हो चाहे
चाहे जूस हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट हो, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आपको पूरा 80% सब्सिडी देता है। जी। उसमें सभी ये जो चीज़ें हैं सब बैक एंड सब्सिडी है, क्योंकि ग्रांट नहीं है। बैक एंड सब्सिडी में आप क्या करते हैं कि आप पूरा लैंड लिया, उसपे शेड बनाया, मशीनरी डाली, इलेक्ट्रिक कनेक्शन डाल दिया, उसका प्रॉपर सर्वे होगा और बैंक से भी जब आप अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक ड्यू लेटर भी देता है। उस लेटर को लेके आप बैंक जाइए और अपना सारा कागज़ दिखाइए, फिर बैंक आपको बोलता है ठीक है आप काम करिए, हम टाइम टू टाइम आपको फंड देते रहेंगे। और कुछ सब्सिडी इंटरवेंशन है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम शुरू किया है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ, उसमें एफपीओ है, फिर एफएफपीओ है फिशरी फार्मर फिशरी के लिए, तो उसके फिशरी फार्मर के लिए, तो उसमें भी काफ़ी सारे स्कीम्स है। वो स्कीम को मैं बताने जाऊँगा तो पूरी रात हो जाएगी, कल का दिन नहीं, कभी ऐसे लगे नेक्स्ट में रख लें। बिल्कुल। तो वो सारे स्कीम्स है, स्कीम अवेलेबल है। आपको सबसे अच्छा और बेहतरीन तरकीब ये है कि आप गूगल में जाइए, गूगल में जाके आप प्रोजेक्ट का नाम डालिए और लिखिए कि हमको कैसे इसमें फैसिलिटी मिल सकता है। तो सारा चीज़ आ जाता है तुरंत और फिर उस पर्टिकुलर साइट में जाके आप उसको पढ़िए, फिर प्रोग्राम आपका निकल के आता है। या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी स्टेट है जहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिस है, जहाँ पे डायरेक्टर बैठते हैं, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर बैठते हैं, एग्री एंड एलाइड में आपका एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, वेटरनरी है, फिशरीज है, एनिमल हस्बेंडरी, ये सारा एग्री एंड एलाइड में आता है। तो आप उनके ऑफिस में जाइए, उनके ऑफिस से भी आपको 90% जानकारी मिल जाएगा और 10% आपको पढ़ के तैयार करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ और ये चीज़ तो थोड़ा लोगों को लगता है कि भाई कोई कंसल्टेंट चाहिए, ये कौन बनाएगा, ये डीपीआर कौन बनाएगा, ये क्या है? आजकल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज़्यादातर रेट ही जो है गवर्नमेंट डिसाइड करके रखता है। आपको रेट के लिए कुछ नहीं करना है, जो बना हुआ है उसी को बिठाना है और अपने बारे में लिखना है। सिंपल सी आपको डीपीआर बनाना है और डिपार्टमेंट में जाना है। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको अगर कहीं गलती हुआ, वो आपको ठीक कर देगा। इसलिए आपको ज़्यादातर चीज़ों में या तो आप जाइए एआईएफ स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, उसमें भी आप जब जाइए उसकी साइड में जाइए, भरिए। उसमें हर स्टेट का एक जो कॉन्टैक्ट पर्सन है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम और नंबर रहता है। उसके बाद जाइए, उसको जमा करिए और वो फिर आपको क्लियरेंस करके हुँ। आपका फंड आपके अकाउंट में आ जाता है। तो काफ़ी ईज़ी किया है गवर्नमेंट ने सिस्टम को। तो ये गवर्नमेंट जो है वो किसानों पे प्रोत्साहित कैसे करती है? कैसे लोग प्रमोट करती है? देखिए, गवर्नमेंट जब प्रोत्साहन करता है या कोई किसी में कोई प्रॉब्लम आता है, तो पहला इंटरवेंशन केवीके का होता है। उस हर डिस्ट्रिक्ट में केवीके बना हुआ है। वो केबी के फुल फॉर्म क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि। कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही रहता है कि किसानों के साथ, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ काम करे। अभी जो नया डिस्ट्रिक्ट बने हैं, नए-नए कुछ डिस्ट्रिक्ट बने हैं, शायद उनमें अभी ना हो, लेकिन जो पुराने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो किसी-किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 केवी के भी है, 3 केवी के भी है। आप उन केवीके में भी जाके ज़रा बात कर सकते हो, वही ज़्यादातर आपका 90% प्रॉब्लम वही सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं और भी तकलीफ है और भी जानकारी चाहिए, तो आप जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, जिनको हम डीएचओ बोलते हैं। उनके पास जाके भी आप प्रॉब्लम को बता सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या फिर आप स्टेट में आके वहाँ के डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक पीआरओ भी रहता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उससे बात करके आप पूरी स्कीम का डिटेल भी ले सकते हैं। या आपको अगर और भी जानना है तो आजकल तो यूट्यूब में इतने वीडियो बने बने हो और गूगल में सारा राइटअप है, मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाइए, सब आपको पता लग जाएगा। आप कई-कई लोग अ, 3-4 सिस्टम से काम करता है, जो समझ जाते हैं उनके सिस्टम अलग होते हैं। जो समझ नहीं पा रहे हैं उनके सिस्टम्स वो समझने की कोशिश करने के लिए सिस्टम में घुसना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं, इसको आप एक-एक करके जब पढ़ेंगे और करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा। मतलब भारत की बारहवीं खेती प्रधान देश है और जो है जीडीपी जो हमारी 1947 के संतुलित ही है, ऐसी वजह क्या है इसकी? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए 1943 में जो पॉपुलेशन था, हाँ। आज पॉपुलेशन कई गुना बढ़ गया। एग्रीकल्चर लैंड पहले जितने थे बीच में बढ़े, फिर धीरे-धीरे घटने भी लगे क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपर आ गए हैं, जिसमें आप फार्म हाउस वगैरह बना-बना के एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है। हाईवेज़ बन रहे हैं, वो बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें को आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसे एकदम से देखिए कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, हैं, कि भई जादू की छड़ी हमने घुमा दी और हो गया। आपको साइंस को भी साथ में लेना है, आपको बिज़नेस को भी साथ में ले सारी कमेटी को लेके चल। को जो वुमेन फार्मर है उनको भी साथ में लेना है,
तो ये एक जो चीज़ है, मैं तो बोलता हूँ इंडिया जैसे बड़े देश में हम लोग काफ़ी सक्सेसफुल है। अभी जो अ, जो स्टार्टअप है लोगों का, तरीके से उसमें जो गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप आपका है स्किल इंडिया का, वो कैसे एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो सकता है? देखिए एग्रीकल्चर के लिए तो एनएसडीसी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में अलग यूनिट बना के रखा है। एक सेक्टर स्किल की स्किल काउंसिल उन्होंने बनाया, एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल। उसके हर स्टेट में इसकी एक एग्रीकल्चर का स्किल काउंसिल का एक ऑफिस है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। आप पहले अपने अपने आप को जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप आस्की में रजिस्ट्रेशन कराइए, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना सेंटर को लिए लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, गवर्नमेंट उसके लिए पे करता है आपको। जैसे बिहार में काफ़ी सक्सेस हुआ आस्की का काम, क्योंकि मशरूम में बिहार नंबर 1 आ गया। एकमात्र ट्रेनिंग और वो साइंटिफिक। क्या वो जो खाना भी काफ़ी मखाना के लिए गवर्नमेंट अभी डिक्लेयर किया है कि हम मखाना बूथ बनाने जा रहे हैं। उसमें भी काफ़ी ये होगा, मखाना मिशन खोल रहा है। और मिशन खोलने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसको मतलब एग्रेसिव तरीके से उसके करेगा, इसीलिए उसको मिशन डिक्लेयर किया है वहाँ पे। जैसे आपका बी मिशन है, दम्बो मिशन है, मखाना मिशन, मिल्क मिशन। तो मिशन भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं। प्रोग्राम की कोई कमी नहीं है। एक्चुअली हमें प्रॉब्लम ये है, मैं पंजाब भी विज़िट किया, राजस्थान भी विज़िट किया। हमारे किसान को मैं ब्लेम नहीं करूँगा। हमारा किसान को जो ऊर्जा चाहिए था, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था, जय जवान जय किसान। वही जो ऊर्जा था, अभी नौजवानों में थोड़ा-सा कृषि के प्रति कम है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम है। अगर इंटरेस्ट कम है, उसकी वजह भी हम लोग हैं, कि हम 50 के ऊपर के जो लोग हैं, हम लोगों ने उनमें इंटरेस्ट नहीं जगाया। तो जो ठीक है ना? तो हमारी कमी है, और हमारी कमी की वजह से वो लोग प्रोत्साहित नहीं हुए। हमको जो गाइड करना चाहिए था, हम गाइड नहीं किए। हम खुद ही खेती-बाड़ी से दूर हो गए। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि अपने बच्चे जो खेती-बाड़ी करें? तो ये जनरेशन वाइज़ प्रॉब्लम है। बाकी तो देखिए हर जनरेशन का कुछ ना कुछ रहता है। पहले कंप्यूटर का बहुत चलन था। सब लोग कंप्यूटर सीखना चाहते थे, सॉफ्टवेयर सीखना चाहते थे। अब थोड़ा-सा उसमें कमी आया। अब घूम फिर के देखिए वही जगह आएगा, वही आएगा, एग्रीकल्चर में आएँगे लोग। थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। देखिए बड़ी कंपनी जितने हैं, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी हो, सबका एग्रीकल्चर सेक्टर है। एवा केमिकल है, सबका एग्रो एग्रो में है, सब लोग हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अगर टेलीकॉम का भी बिज़नेस है, आपका अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी डेवलपर है भी हैं, लेकिन इसी की वजह आपने एग्रीकल्चर क्यों रखा है? आपने स्कूल क्यों नहीं खोला? हम ज़्यादातर स्कूल खोले हैं, प्राइवेट भी खोले हैं, लेकिन बड़ी कंपनी उस तरह से नहीं है स्कूल कॉलेजेस में। तो मिडल जो बिज़नेसमैन है, वो लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन बड़े-बड़े जो बिज़नेस हाउसेस है, वो लोग भी आज एग्रीकल्चर में ध्यान दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जो एग्रीकल्चर वेंचर्स है, उनका अगर आप ग्रोथ देखेंगे, उनका अगर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड वेंचर है, उनका ग्रोथ देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में उनका क्या ग्रोथ है। कोई भी वेंचर उठा लीजिए, कोई भी कंपनी स्टार्टअप उठा लीजिए, तो 100% सक्सेस है। दूसरे सेक्टर्स से भी काफ़ी आगे हैं। मैंने एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था इंडिया टुडे का, उस रिपोर्ट में भी यही बोला गया है कि एग्री वेंचर जो है, अभी आज के डेट में लॉस में नहीं है, वेंचर सक्सेसफुल है। आप देखिए मिठाई का दुकान फुल रहता है दिवाली में और उसमें। अब मिठाई कितने तरह का मिठाई आ रहा है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं-नहीं हमें जो है शुगर भी चाहिए तो आपको हनी मिलाना, अगर मिठास भी चाहिए तो हनी मिलाना है, तो हनी तो चाहिए, हनी तो एग्रीकल्चर फील्ड से आएगा, फ्लावरिंग से आएगा। अभी लोगों को चाहिए ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक तो एग्रीकल्चर किसान करेंगे तभी आएगा। अब ऑर्गेनिक का इतना अच्छा डिमांड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो उसके लिए मिशन ही चालू कर दिया। तो इसलिए सारा चीज़ जो है, कोई अगर ध्यान से पढ़े, ध्यान से देखे, ध्यान से लोगों के साथ विज़िट करे, बातचीत करे, तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं, मेरे ख़्याल से। अब पता नहीं, मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की, कल उनका जन्म दिवस भी था। किसान जय जवान जय किसान के नारे भी लगे, आपने ही जय जवान जय किसान का ज़िक्र किया। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने बात कही उस समय, जय जवान जय किसान या जो भी स्थिति परिस्थिति उस समय रही होगी, और क्या आपको लगता है कि आज भी इस नारे की ज़रूरत है? बिल्कुल, जब जय जवान की तो आप कारगिल हो गया, आपका अभी उरी हो गया, तो हमको पता ही है जवान की कितनी ज़रूरत है। और किसान तो हमारी बैकबोन है, बगैर किसान के तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। हम विदाउट पॉलिटिकल लीडर देश चल सकता है, अगर आप बोलेंगे तो राष्ट्रपति के अंडर प्रेसिडेंट रूल होगा तो, ये बगैर किसान के तो होगा ही नहीं। जेल नहीं होगा तभी चलेगा, हैं, ठीक है ना? किसान तो चाहिए। पुलिस किसान के बगैर नहीं, किसान के बगैर तो किसान के बगैर जीवन नहीं है। नहीं, बगैर जीवन नहीं। हम भी कोई किसानी चालू कर दें?
बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा आज से चालू करिए, अभी से चालू करिए करते हैं आपसे और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी जोड़िए। नहीं जुड़ेंगे। और आपका तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिलिफेरिया चालू किया, जो हमारे अ, बी हनी बी हम पा रहे हैं। ये तो बताने के लिए पॉलिट दिन चाहिए मुझे इसके बारे में। लेकिन जैसे देखिए क्या होता है, राजीव जी ने बोला था पंजाब यूनिवर्सिटी को कि भाई आप मिलिफेरिया के ऊपर काम करिए, राजीव गांधी जी ने। तो क्यों बोला? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान बोला, तो पॉलिटिकल लीडर्स भी सोचते हैं, वे जवान और किसान को साथ में अगर कोई इतनी बड़ी बात कह रहा है, इतना बड़ी बात थी, तो कोई ना कोई बात कर वो तो बात कर रहा है। तो अगर आपको उसको पूरा अंदर से समझना है, तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। अच्छे लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और वो आप ऐसे-ऐसे लोगों से मैं आपको बता सकता हूँ, वो अपने जीवन को पूरा खपा दिया इस एग्रीकल्चर रिसर्च में। अच्छा, उनकी कोई डिमांड नहीं है कि भई हमको कोई राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, हमको कोई मैगसेसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है। उनका ये है कि भई हमारी जनरेशन आगे बढ़े। अगर आप एक सोचेंगे कि भाई अगर पॉलिनेशन ना हो, बीज अगर खत्म हो जाए दुनिया से, तो हमारी लाइफ स्पैन 2 साल का है। क्योंकि जब तक कुलों के साथ मिलन नहीं होगा तो फल नहीं बनेंगे। ज़रूरी नहीं। तो नहीं बनेंगे, सब प्रोसेस तो है, प्रोसेस है। आप लोग गवर्नमेंट ने ये समझा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा नेशनल बी बोर्ड बनाया और प्रोत्साहन दे रहा है, पैसे दे रहा है। वह पैसे ले जाओ, बीकेबी करो, क्योंकि वो ज़रूरी है। तो अभी देखिए बैम्बू, बैम्बू की कितनी ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी बैम्बू मिशन शुरू किया है, कई सालों से चल रहा है। इसीलिए शुरू किया ना, इन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूरत है। सरकारी जो स्कीम्स हैं, क्या वो भूमिहीन जो किसान है जिनके पास खेती नहीं है, जो भी है थोड़ी बहुत भी है, तो उन लोगों के लिए क्या कोई सरकारी ऐसी स्कीम है जो उनसे डेवलपमेंट को हो पाए? बिल्कुल, पहले तो स्कीम तो ऐसे है कि भई जो अकाउंट में कैश पैसा जा रहा है, पीएम सम्मान निधि के अंडर, एक तो वो है। दूसरा है कितने सारे मिशन चालू हैं, ठीक है? उन मिशनों में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास खेत नहीं है, वो हनी का काम करें। जिनके पास छोटी खेती है, वो मिलेट के ऊपर काम करें। हुँ। जिनके पास जैसे वेदर कंडीशन है, वैसे ऊपर काम करें। गवर्नमेंट तो सारा चीज़ दे रहा है ना, आपको एमएसपी भी दे रहा है, आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है, आपको फंड भी दे रहा है। आगे और कुछ चाहिए तो आप केवीके से हेल्प ले सकते हैं, आईसीआर है, आईसीआर से हेल्प ले सकते हैं। अटारी भी है, अटारी से भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए आजकल तो खाली ये नहीं है, अभी जैसे हमारे किसान टीवी चैनल भी है, है। आप उसको फ़ॉलो करिए। किसान टीवी चैनल के आपके फॉलोअर्स देखेंगे, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, जो लोग फॉलो करते हैं। तो ये सारा चीज़ है, आजकल तो मोबाइल है। फिर आपका किसान के लिए फ्री टोल फ्री नंबर है, आप उस पे भी पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर कि भाई मेरे पास इतनी छोटी-सी लैंड है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? इस एरिया के आप है, उस एरिया के, उसी भाषा में आपको उत्तर दिया जाएगा, उसी लैंग्वेज में आपको उत्तर मिल जाएगा, किसान कॉल सेंटर्स है। गवर्नमेंट ने काफ़ी फैसिलिटी दे के रखा है और अभी भी जो हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो अभी आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि ये होना है, वो होना है, तो उसके लिए भी मैं आ गया। आप भी अपना टाइम निकाल के आ जाइए। तो अभी जो हमारे बीच में भी जो बातचीत हो रहा है, हाँ, उससे तो ज्ञान ही तो बाँट रहे हैं। तो ज्ञान बाँटने कहाँ ही बुलाया ये ब हम क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जागरूक हो। आज अभी जो हमारे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं कि भाई अच्छा ये भी एक चीज़ हो सकता सही बात है, सही। क्या हो सकता है? चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जो चीज़ लुप्त हो रहे हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भाई पीकेवीवाई। पीकेवीवाई क्यों बोला? क्योंकि प्राकृतिक कृषि विकास योजना। फिर बोला बीकेबी, भारतीय कृषि पद्धति। तो इसलिए क्यों बोला रहा है स्टेप बाय स्टेप। अभी मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग शुरू हुआ। हाँ, इन चीज़ों का क्या मतलब है? फिर बोल रहा है कि बायो रिसर्च सेंटर करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गाँव। तो बायो रिसर्च सेंटर क्यों खोलेंगे? क्योंकि गोबर से, गौमूत्र से, बाकी नीम के पत्ते से क्या-क्या हो सकता है, जो हमारे आस-पास अवेलेबल है। जो भारतीय कृषि पद्धति था, वही मेन था। उसी को हमको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए तो बीकेबी आया। बीकेबी के गवर्नमेंट ने बोल रहा है। आपने बड़ी बात जब कही, बेबाक बातें कहीं, अपना तजुर्बा बताया और ऐसी-ऐसी बातें बताई जो हो सकता है किसी को ना पता हो। हमने भी जब से आपसे मुलाकात हुई, उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में सोचना शुरू किया। ये जानने की कोशिश की एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कर सकते हैं। उसको भविष्य बना भी सकते हैं, लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं, बातें आपने बहुत की। लेकिन एक जो आज का पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमारे देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जो किसान हैं, पहले मैं उनके लिए बोलता हूँ। जो किसान हैं और जिनको बोलते हैं कि भई हमको सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है,
आंदोलन करते हैं, वो जितना टाइम अपना वो आंदोलन में और बाकी चीज़ों में वेस्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ उसमें वेस्ट मत करिए, क्योंकि देखिए कोई किसी को इनकम करके नहीं देता। आपको खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा। आपको काम के लिए आप ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्व ना होके पॉलिटिकली इन्वॉल्व ना होके आप अपने खेत पे ध्यान दें, अपने भूमि पे ध्यान दें। गवर्नमेंट क्या-क्या सुविधा आपको दे रहे हैं उसकी जानकारी लें। रेगुलर आप केवीके के साथ जो कृषि विकास केंद्र हुए हैं उनके साथ संपर्क रखें। जो स्कीम में गवर्नमेंट चला रही है, चाहे आरकेपीआई हो, राष्ट्रीय पेयजल योजना हो, अभी तो पीएम कर्ज भी हो गया। और जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चालू कर रहा है, जो भी कर रहा है, आजकल यूट्यूब है, गूगल है, पता करिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाइए, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलिए। काफ़ी प्रोग्राम है। आपके पास अगर छोटा खेती है, आप साथ में बीकीपी कर सकते हैं, बैम्बू का प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा स्कीम चालू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रहा है, पहले से काम कर पहले काम करने, तो आप उस पैसे को लीजिए, गवर्नमेंट के साथ काम करिए, अपनी खेती को बढ़ाइए और केवी के साथ आप मीटिंग करिए कि भाई टेक्निकल चीज़ें क्या होता है। कोई बीमारी आ गया, कोई प्रोडक्शन आपको कम हो रहा है लग रहा है, किसी चारा चाहिए आपको, सीड्स चाहिए, तो इस सभी चीज़ों के लिए आप केवी से संपर्क करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हज़ारों स्कीम चला के रखा है आपके हित के लिए। किसान तो वो करे और ध्यान दे अपने खेत पे, अपने काम पे। और मैं ये चीज़ें सबके लिए बोलता हूँ, जो चाहता है कि जो यूथ है हमारे एंटरप्रेन्योर है, जो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, उनके लिए भी बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने चला के रखे हैं। सब्सिडी स्कीम है, बैक एंड सब्सिडी है, आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पैसा दे रहा है गवर्नमेंट। अगर आप कोई रिसर्च करते हैं उसके ऊपर भी पैसा दे रहा है, उसके ऊपर करें। जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे जो हर दिन यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, वो भी गवर्नमेंट के साथ आए, गवर्नमेंट को मदद करे, अपने साथ लोगों को जोड़े। अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मैंने पहले बोला एफपीओ बना के रखा, एफपीओ जॉइन करे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, एफपीओ से फ़ायदा उठाए। एफपीओ में डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा डाल रहा है, आप स्कीम डालिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट आपको पैसा डालता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफपीओ को मॉनिटरिंग करने के लिए सीबीपीओ बना के रखा है। सीबीपीओ को नाबार्ड हेल्प करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प नाबार्ड हेल्प करता है। जो अच्छे सीबीपीओ है, नेफेड भी करता है, नेफेड भी करता है, नेफेड तो परचेज भी करता है किसान का माल। अभी जो भारत दाल का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें काफ़ी दाल परचेज हुआ। और अभी जो जैसे पाम ऑयल मिशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया, तो पाम ऑयल मिशन में जो हमारे तेलों की आपूर्ति है, वो पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑयलसीज दे रही है, वो काफ़ी प्रमोट कर रहा है। उसके लिए पैसे दे रहा है, नर्सरी बनाओ, प्लांटेशन करो, उसके प्रोसेसिंग यूनिट लगाओ, सबके लिए गवर्नमेंट पैसा दे रहा है। देखिए पॉलिटिक्स इज़ अदर चीज़ है। कई-कई लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादातर सुन चुका हूँ बचपन रहा या वो जब बड़े हो रहा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं देता और सेंट्रल गवर्नमेंट फंड नहीं दे रहा है इसीलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ये वो बहाना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एग्रीकल्चर को सबकी ज़रूरत है, खाना तो सबको चाहिए। गवर्नमेंट चाहे दूसरी चीज़ों में क्या करता है मुझे पता नहीं। लेकिन मैं एग्रीकल्चर को इतना नज़दीक से देखा और इतना अच्छी तरह देखा कि लोग गलत बोलते हैं, मुझे लगता है। आपका एक्सपीरियंस है भी, आप एक्चुअली इसके कई वजह हैं। आप पॉजिटिव आदमी हैं, चीज़ें पॉजिटिव ढूँढते हैं। आप एंड तक आप संघर्ष करते हैं, एंड तक चीज़ों को जानना चाहते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा लगता नहीं। हाँ, कई बार राइट पर्सन ना मिलने की वजह से कई लोग हो सकते हैं हॉट चांस, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। वही मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा आपको। मैं क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है एज़ पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपोनेंट में डायरेक्ट सेंट्रल कंपोनेंट रहता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% देता है। कुछ स्टेट और सेंट्रल कंपोनेंट रहता है, जिसमें स्टेट को बोला जाता है कि हम 50 दे रहे हैं, तुम 50 दो, या बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम 80 दे रहे हैं, तुम 10 दो, या 20 दो, 90 दे रहे हैं। जो भी है। तो जो भी है वो स्कीम वाइज़ अलग-अलग होता है। अभी क्या होता है जैसे हमारे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट मैंने यहाँ पे भी देखा है, ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट का है। मैं हरियाणा हरियाणा में भी देखा, पंजाब में भी देखा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए इनके पास लेटर ही नहीं आता, कहा गवर्नमेंट का लेटर नहीं आता। कहीं-कहीं टाइम क्या होता है कि लेटर आया, प्रोजेक्ट आया पर नॉट एज़ पर गाइडलाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे आपको फंड दे। ये खाली आप ये बोलेंगे कि भी नहीं ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये किसी और पार्टी का है, ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के लिए सबको समान भाव से देखा जाता है। कोई पार्टी पॉलिटिक्स तो नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा। ना मैं शरद पवार जी के टाइम में देखा, ना तोमर साहब के टाइम में देखा।
हाँ, ये शिवराज सिंह चौहान जी के टाइम। आपने पॉजिटिव चीज़ को पकड़ा ना हमेशा, इसलिए नहीं हो सकता उसका एक पार्ट भी हो, कई लोगों का एक्सपीरियंस नहीं, पॉज़िटिव चीज़ें ऐसी नहीं है। पॉज़िटिव चीज़ देखिए कोई भी चीज़ को तो पहले आपको पॉज़िटिवली देखना है, है बताइए। जब तक उसमें नेगेटिव ना आए। तो अभी 30 साल में तो मैंने कुछ नेगेटिव देखा नहीं। अब 30 साल एक आदमी का काफ़ी स्पैन होता है ना, चीज़ों को समझने के लिए। ठीक बात। तो मैं जब भी मैं जैसे मेघालय गवर्नमेंट में भी गया, चाहे मैं किसी गवर्नमेंट में गया, तो मैं हर वो किसी के पास फंड की कमी नहीं है। आप किसान ही नहीं आते, एंटरप्रेन्योर ही नहीं आते हैं, गवर्नमेंट कितना बोले? गवर्नमेंट तो जगह-जगह स्कीम का जो है, वो पोस्टर लगा के रखा है, फ्लेक्स लगा के रखा है, ऑफ़िस के सामने लगा के रखा है। सारा डिपार्टमेंट आप सोच के हैरान होंगे, ये हमारे पास एग्रीकल्चर के इतने विंग्स है और इतने ऑफिसेज़ है, लेकिन उसमें किसानों का जाना, एंटरप्रेन्योर का जाना, परसेंटेज कितना है? अच्छा, दूसरी चीज़ है लोगों को चाहिए नौकरी, नौकरी हाँ। ठीक है, वो खेतों में मेहनत नहीं करना चाहता है, वो भी मेंटालिटी आप समझिए ना। हाँ, उसको ये सब लेबर स्टेट अगर फंड खर्च नहीं कर पाएगा, दूसरे के लिए तो बोल नहीं सकता। दूसरे के लिए बोलेगा, नहीं बोलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे नहीं सकता। ये जो पहले बार आपके पास पड़ा हुआ है, सो ये पहला तो आप पर आपको मिले उसको यूज़ करो। हाँ, तो कॉम्प्लिकेसी खाली एक तरफ नहीं है, कॉम्प्लिकेसी हमारे अंदर ही है। हम प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं ना लोगों को। अभी देखिए छोटा-सा अगर आपके पास जगह है, फिर किसी-किसी के घर में आँगन है, किसी-किसी घर में बालकनी है, किसी छत है, तो गवर्नमेंट ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने स्कीम ही चालू कर दिया, अच्छा। किचन गार्डन। ओह! अच्छा। उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि हम आपको फंड देंगे। दोस्तों को लिमिट कोई है कि इतना एरिया होना चाहिए। एरिया कुछ भी हो आपके पास, आपके एरिया कुछ भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, छत हो, आपका बालकनी हो, कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपने चीज़ों को विस्तारपूर्वक बताया और समय ये और एक और समय की एक सीमा है, उस सीमा में रखते रहते हमने इन चीज़ों को करा अभी आपसे आगे भी हम जो चर्चा करते रहेंगे। आज आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए पूरी राजधानी टुडे का परिवार, पूरी राजधानी टीम, बातें कही के लोग आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू है। आपने जयजीत जी को दिया है। आप सुन रहे थे और आप देख रहे थे जयजीत चौधरी साहब को उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक आपको बताया और समय का एक फ्रेम है, एक समय का समय सीमा है, उसको मद्देनज़र इतना ही हम बता सके। लेकिन मैं उम्मीद रखूँगा कि आप भविष्य में भी अपना एक कीमती समय देंगे। बिल्कुल स हमारी राजनीति की पाठशाला से द्वारा प्रस्तुत बातें अनकही में हैं, जिससे कि आपके माध्यम से किसानों को और जो युवा वर्ग इस फ़ील्ड में आना चाहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये भी काम कर रहे हैं कि युवा जो आईटी सेक्टर और जो बड़े-बड़े चीज़ों में ध्यान तो दे रहा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर की तरफ उसका ध्यान नहीं है। उसको तरफ भी ध्यान करने की आप कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ कि जो आप ऐसे आर्टिकल पढ़े होंगे कि एक्स आईएएस ऑफिसर, एक्स आईटीएन जो अपना खेती-बाड़ी कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, लाखों करोड़ों कमा रहा है, तो उनसे भी प्रोत्साहन लें। बिल्कुल। हमारे जो अभी आज आपने इंटरव्यू लिया है और जो भी पॉडकास्ट हमारा हुआ है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। आपकी ये चीज़ें जो आपने ये देश के हित में और समाज के हित में, किसानों के हित में आपने जो बातें कही, ये बहुत बेहतरीन बातें थी, बहुत कुछ सुनने को मिला, समझने को मिला और इसी तरह से आगे भी एपिसोड्स चलता रहेगा, आपको भी हम बार-बार परेशान करते रहेंगे। आप देख रहे थे बातें अनकही, राजनीति की पाठशाला द्वारा प्रस्तुत बातें अनकही में आपने जॉयजीत चौधरी साहब को सुना, जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से इनका नाम है जॉयजीत, तो इनको जॉय को जीत रखा है इन्होंने। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आज के इस पॉडकास्ट में को देखने वाले और उसका अपना सहयोग देने वाले सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।